तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैटर के बारे में। है कुछ भी चीज़, आप सॉलिड ले लें, लिक्विड ले लें, गैस ले लें, कुछ भी, वो उसमें क्या है, वो मैटर है और साथ में उसमें एनर्जी भी है। हवा में भी एनर्जी है, पानी में भी एनर्जी है, तो इन सभी चीज़ों में क्या है, ऊर्जा है। तो जितना भी पदार्थ है उसमें क्या है, ऊर्जा भी है। तो इसलिए पूरा ब्रह्मांड में पदार्थ भरा हुआ और उन पदार्थों में एनर्जी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण मैटर और एनर्जी से ही हुआ है। पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ, मैटर और एनर्जी से। अब मैटर किसे कहते हैं, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता हो और जो स्थान घेरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाइज करता है और मास रखता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, ये सब आप लोग क्लास 9-10 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, 7-8 से ही पढ़े होंगे, लेकिन ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है, तो इन सभी चीज़ों को एक बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इन सभी चीज़ों को देखते हैं, केवल अपने ब्रेन को फिर से रीओपन करते हैं। जो नॉलेज पहले से स्टोर करके रखे हैं उन बेसिक्स को हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं केवल। चलिए देखते हैं क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है, तो मैटर को वैसे फिजिकल क्लासिफिकेशन में 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। क्या क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। उनमें से 3 ये जो है ये फंडामेंटल है आपका, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जानते हैं कि सॉलिड किसको कहते हैं, जिस भी सब्सटेंस का वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। यानी कि वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है उसे हम लोग ठोस कहते हैं। और लिक्विड किसे कहते हैं, वो पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित हो परंतु आकार अनिश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे। और गैस जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, अब ये तो डिफिनेशन वाली बात होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सॉलिड जो दृढ़ वाला होता है, यानी कि रिजिडिटी होता है जिसमें, यानी कि अपनी अवस्था को बनाए रखने का कैपेबिलिटी। ठीक है, और जो भी ठोसीय कण है उसके 2 कणों के बीच जो स्थान होता है, रिक्त स्थान, वो नगण्य होता है, शून्य होता है, 0 है ना के बराबर। और किसी भी ठोस के 2 कणों के बीच में जो फोर्स पाया जाता है, इंटरमोलेकुलर इंटरेक्शन फोर्स, वो सबसे ज़्यादा होता है, हाई होता है। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है, इसमें रिजिडिटी नहीं होता क्योंकि इसमें फ्लो का नेचर पाया जाता है, बहाव का। ठीक है, और इनके 2 कणों के बीच में जो इंटरमोलेकुलर स्पेस होता है, अंतराण्विक स्थान होता है, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है और इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कम होता है। और गैसीय कण, गैस भी क्या होता है, फ्लो नेचर का होता है, बहने वाला होता है। और गैस के 2 कणों के बीच में पाया जाने वाला अंतराण्विक स्थान वो सबसे ज़्यादा होता है और इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू सबसे कम होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉलिड को अगर आप गर्म करेंगे तो ये लिक्विड बनेगा, लिक्विड को गर्म करेंगे, हीट देंगे तो गैस बनेगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड बन जाएगा। दैट मीन्स जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लिया आइस, तो आइस को हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वाटर, पानी बन जाता है। पानी को गर्म करते हैं तो वो वेपर बन जाता है। उसी तरह से जब हम लोग वेपर को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं तो वाटर, और वाटर को ठंडा करते हैं तो वो आइस बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये तुम लोगों ने देख लिया, डेफिनेशन समझ गया, एग्जाम्पल्स वगैरह भी दिया हुआ है। आप अगर इसको उतारना चाहें तो आप आराम से उतार भी सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। अब हम केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि इसको 2 भाग में बांटा गया, मिक्सचर या फिर हम इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मैटर कह सकते हैं, दूसरा प्योर मैटर। इम्प्योर मैटर में कौन आया था आपका, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। प्योर मैटर में एलिमेंट और कंपाउंड। तो मिक्सचर किसको कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, मिला देने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। कोई भी 2 चीज़ को आप मिला दीजिए, यानी कि उसके बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होना चाहिए। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा तो वो फिर कंपाउंड बन जाएगा। तो कोई भी 2 पदार्थ को या 3 पदार्थ को, 4 पदार्थ को आप जैसे बिना किसी फिक्स रेशियो का मिला देंगे या रेशियो में भी अगर मिलाएंगे तो भी केवल केमिकल कॉम्बिनेशन अर्थात केमिकल रिएक्शन उनके बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एलाइज है, कोल्ड ड्रिंक है, एयर है, गन पाउडर, स्टील है, मैग्नेट एंड सैंड है, वाटर एंड सैंड है। ठीक है, अब इनमें से होमोजेनस मिक्सचर, आप यूँ समझ लें होमोजेनस मिक्सचर क्या है
कि ऐसा मिश्रण जिसके कंपोनेंट को, यानी कि वो जिस चीज़ से जिससे बना है वो मिश्रण, उसको आप ईजीली सेपरेट ना कर सकें, आसानी से अलग ना कर सकें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। जैसे दूध और पानी को मिला दीजिए, पानी चीनी को मिला दीजिए, पानी नमक को मिला दीजिए, तो आप इसको आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हेट्रोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या है कि जिसके अवयवी कण को, यानी कि जिन चीज़ों को आपने मिलाया है, अगर आप उसको आसानी से चून करके छान करके अगर अलग कर सकते हैं तो वो हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाएगा। जैसे पानी में कंकर मिला दीजिए, पानी में शेन मिला दीजिए, ठीक है, तो इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्योर मैटर पर चलते हैं। एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, वैसा पदार्थ जिसके सभी कणों का गुण एक समान हो, जितने भी कण हो उसमें सभी का गुण एक समान होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम एक आयरन का रड ले लेते हैं तो लोहे के रड में, प्लेट में जितना भी कण होगा सभी लोहे का कण होगा, तो अर्थात क्या होगा कि सभी लोहे के कणों का गुण भी क्या होगा, एक समान होगा। अगर एक समान नहीं होगा तो वो तत्व नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब क्या है कि कुछ तत्व जो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा आप ले सकते हैं एल्युमिनियम, चौथा आयरन, पांचवा कैल्शियम। सबका परसेंटेज भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके उतार भी सकते हैं। सोडियम, पोटासियम, सोडियम और पोटासियम की मात्रा लगभग बराबर है। मैग्नीशियम 2.1, अदर एलिमेंट्स 2.8%। कुछ किताबों के अनुसार ऑक्सीजन कितना 46.6% और कुछ बताते हैं 49.9%। तो क्योंकि हम और आप तो रिसर्च करते नहीं हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ आता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को अच्छे से फोकस कर लेंगे कि कौन क्या है। अगर अधातु की बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी में पाया जाने वाला अधातु कौन है, ऑक्सीजन, और उपधातु कौन हो गया, सिलिकॉन, और धातु कौन हो गया, एल्युमिनियम। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये सब चीज़ों पर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ मेटल्स या टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तत्व तीन प्रकार के होते हैं, क्या क्या, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। तो आप सिंपली जानते हैं मेटल किसको कहते हैं, वो पदार्थ जो हीट और विद्युत का क्या होता है, चालक होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। मेटल में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का चमक होता है, ठीक है। इसको चादर बनाया जा सकता है, इसके तार खींचा जा सकता है, वो सभी हमारा क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। एक्सेप्शनली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अदर जितने भी मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है, वो पदार्थ जो हीट और करंट का क्या होगा, कुचालक यानी कि अचालक होगा, और ये क्या होता है, पराय गैसीय स्टेट में पाया जाता है। उनमें से जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और आयोडीन सॉलिड स्टेट में, ठीक है। आयोडीन में एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है क्या, सब्लिमेशन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स किसको कहते हैं, वो पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण मौजूद हो, यानी कि अगर वो अधातु से मिलेगा तो धातु का गुण दिखाएगा और धातु के साथ मिलेगा तो अधातु वाला गुण दिखाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो उपधातु कौन कौन है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम और स्टार्टिन। इनमें से पोलोनियम और स्टार्टिन जो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड क्या है कि दो या दो से अधिक, टू और मोर कंपाउंड्स को फिक्स रेशियो में केमिकल कॉम्बिनेशन कराने पर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि उसका प्रॉपर्टीज़ बदल जाता है। जिन पदार्थों को आप मिलाएंगे उनके बीच में क्या होगा, केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, और केमिकल कॉम्बिनेशन होने से क्या हो जाएगा कि वो पदार्थ का गुण बदल जाएगा। तो वो जो नया पदार्थ आपको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, आपको कंपाउंड। आप उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं, सोडियम और क्लोरीन को मिलाने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड। इनमें से अब देखिए कि सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्टी होता है, हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर हम नमक ना खाएं तो हमारे बॉडी में वाटर रिटेन करेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इनमें से आप देखिए कि सोडियम क्या है कि इतना खतरनाक मेटल है कि आप उसको खुली हवा में नहीं रख सकते, पानी में नहीं रख सकते, उसको आप केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो खुली हवा में या पानी में रखने पर क्या होता है, वो अभिक्रिया कर लेता है, उसमें आग पकड़ लेता है। और क्लोरीन इतना खतरनाक गैस है कि अगर आप उसको इनहेल कर लेंगे, उसका अगर आप सांस ले लेंगे तो आपको ब्लड का वोमिटिंग हो सकता है। अब जबकि दोनों मिल गया तो सॉल्ट बन गया और आप उसको खाते हैं लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। तो क्या हुआ, गुण में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ।
अब उसी तरह से अगर आप पानी पीते हैं तो H2O है, तो अगर आपको बोला जाए कि आप अलग से हाइड्रोजन पिएं फिर अलग से ऑक्सीजन पिएंगे, तो दोनों को अलग अलग पिएंगे तो क्या वो वाटर का काम करेगा? नहीं करेगा, तो गुण में परिवर्तन हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं कंपाउंड के टाइप्स में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे? जब किसी दो एलिमेंट के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उससे जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसको हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, केवल कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर। और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहिएगा? जब कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, हेलोजन में कौन कौन आ जाता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ मिल करके जो कंपाउंड बनाता है वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जितना सारा भी कंपाउंड होगा वो सभी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बारे में मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सभी यौगिकों में कार्बन है, लेकिन ये सब अपवाद है, इसमें कार्बन होते हुए भी ये सभी क्या है? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर एलिफेटिक में, साइक्लिक में, ठीक है, और एलिफेटिक के अंदर या एलिफेटिक, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड्स में कौन आता है? सैचुरेटेड मतलब एल्केन मतलब पैराफिन्स होता है, और अनसैचुरेटेड में आपका एल्किन और एल्काइन आता है। एल्किन को हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। तो ये सब का जो है परिभाषा या एक्सप्लेनेशन हम लोग जब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहाँ पर मैं बताऊँगा आपको। अभी फ़िलहाल केवल आप इतना जानें ये सभी कंपाउंड्स होते हैं। साइक्लिक में आपका है होमोसाइक्लिक यानी कि कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक में यानी कि जो केवल कार्बन से बना हुआ चेन हो वो होमोसाइक्लिक, और यदि कार्बन के अलावा कोई छोटा साइज वाला आइटम जैसे नाइट्रोजन या फ्लोरीन वगैरह अगर आ जाए उस साइकिल के अंदर में तो वो हेट्रोसाइक्लिक हो जाता है। और होमोसाइक्लिक में फिर आपका दो टाइप है, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक में एक बेंजेनोइड, एक नॉन बेंजेनोइड, है ना। तो इनमें से एरोमेटिक का क्या पहचान है कि अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, लेकिन एलिसाइक्लिक में ऐसा नहीं होगा। और बेंजोइड और नॉन बेंजोइड का मतलब क्या हो गया? जो बेंजीन रिंग वाला होगा वो बेंजेनोइड कंपाउंड, जो जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा बट अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होगा वो नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड होगा। चलिए, सिंबल किसी भी एलिमेंट को जिस लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उस एलिमेंट का सिंबल कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H है, कार्बन का C है, ऑक्सीजन का O है, सोडियम का Na है, पोटेशियम का K होता है, कैल्शियम का Ca होता है, मैग्नीशियम का Mg होता है। अब आगे बात करते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसका खोज किसने किया था? मोज़ले ने, ठीक है। इसको सूचित किया था किससे? Z से। जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। वैलेंसी किसी भी तत्व का जो रासायनिक अभिक्रिया करने का जो क्षमता होता है, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन करने का जो क्षमता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या होता है? किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 4 तक है तो वो आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है और वैलेंसी भी है। अगर 4 से ज़्यादा है, जैसे 5, 6, 7, 8 अगर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वो बैलेंसी नहीं होता है। उन संख्याओं को 8 से घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होता है वही हमारा बैलेंसी होता है। जैसे मान लें किसी का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो अब उसका बैलेंसी 3 होगा, क्योंकि 8 - 5 = 3। लेकिन ये जो बैलेंसी है ये बहुत ही लिमिटेड थ्योरी है, ये आपको आगे काम में नहीं आएगा। बैलेंसी की जगह में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस किसको कहते हैं? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। तो न्यूक्लियंस की जो कुल संख्या होती है वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का 1.008, कार्बन का 12.01, ऑक्सीजन का 15.999, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो आप यूनिट देखते हैं U, इसको कहते हैं हम लोग यूनिफाइड मास। तो U की जगह में आप AMU यूज कर सकते हैं, U की जगह में आप ग्राम पर मोल भी यूज कर सकते हैं।
जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ग्राम पर मोल ही यूज करना है, क्योंकि किसी भी तत्व का जो भी मास आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उसके एक तत्व का मास नहीं है, वो उसके एक मोल एटम का मास है। और एक मोल का वैल्यू कितना होता है आप जानते होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप किसको कहते हैं कि जब कोई तत्व का परमाणु संख्या समान हो जाए परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, है ना, एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? आइसोटोप कहते हैं। और सभी एलिमेंट के क्या होते हैं? कई आइसोटोप होते हैं, कई आइसोटोप होते हैं। उनमें से हम लोग उन्हीं आइसोटोप्स को देखते हैं जो आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम ही एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, प्रोटियम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं पाया जाता है। बाकी सभी तत्वों और आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है तो इसमें 1 न्यूट्रॉन्स है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स है ना। आप जैसे कि क्लास 7-8 में पढ़े होंगे हेवी वाटर के बारे में, जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न में यूज किया जाता है, उसमें हेवी वाटर का जो यूज होता है तो D2O, तो वहाँ पर ये ड्यूटेरियम ही होता है। जैसे कार्बन का ले लीजिए आइसोटोप, C12 है, C13 है, C14 है। ऑक्सीजन का ले लीजिए C15 या O15 है, O16 है। अब बात करते हैं हम लोग आइसोबार का। तो आइसोबार किसको कहते हैं हम लोग? जब कोई दो तत्व का क्या हो, मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, बट परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। जैसे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और मास नंबर 40 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 है। तो इस तरह से ये लोग दोनों क्या हो गया, एक दूसरे का आइसोबार हो गया। उसी तरह से आपका आइसो इलेक्ट्रॉन भी होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप बात कर सकते हैं फ्लोरीन आयन, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9। अब वो आयन बन गया तो नेगेटिव आयन बनेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10। नियोन में भी 10। सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम आयन बनता है। मैग्नीशियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो मैग्नीशियम आयन बन जाता है। तो इस तरह से इन सभी में, चारों में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 10। तो ये लोग सब एक दूसरे का क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से अगर किसी में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो गई तो वो क्या कहलाएगा? आइसो न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको बोर्ड में लिख करके बताऊंगा। अब है आपका एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर क्या है कि किसी भी पदार्थ का 1 मोल में उपस्थित अगर कणों की संख्या क्या हो जाता है? 6.022 हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाड्रोज नंबर या एवोगाड्रोज कांस्टेंट कहते हैं, जिसको N, Na, N0, L के द्वारा सूचित किया जाता है ना। परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कण यानी कि एटम या मोलेकुल की संख्या एवोगाड्रोज नंबर कहलाता है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरा सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आपका प्रिपरेशन सबसे लाजवाब हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।